प्रिय छात्र, आज आप टॉपिक 9 पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, जो कि टॉपिक है किसी तार को खींचने में किया गया कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले इस सूत्र के डेरिवेशन करने से पहले हम इस चित्र को देखेंगे और समझेंगे। समझते हुए उसके बाद इसका हम डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इस चित्र को देखिए ध्यान से। चित्र दे रखा है कि एक तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है। ये तार है जिसकी लंबाई कैपिटल एल है, यानी कि जब हम किसी तार में या किसी वस्तु में बल लगाकर उसको खींचते हैं तो उसके अंतः आणविक परमाणुओं के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाकर खींचते हैं तो उसके अंतर परमाणविक बल के विरुद्ध हम कार्य करते हैं। यही कार्य जो होता है इस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही कार्य जो होता है इस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसी की गणना हमें करना है। यानी कि जब हम किसी तार को, यह एक तार है, इस तार को हम खींचते हैं तो इसके अंतर आणविक परमाणुओं के मध्य हम परमाणुओं के विरुद्ध कुछ कार्य करते हैं। यही कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिससे इस तार की स्थितिज ऊर्जा और बढ़ जाती है। तो इसी स्थितिज ऊर्जा की गणना हमें करना है। तो इसकी गणना के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कैपिटल एल लंबाई का एक तार है। जब इस पे बल लगाकर खींचते हैं इस तार की लंबाई में वृद्धि मान लेते हैं स्मॉल एक्स की है, तथा इस तार का अनुदैर्ध्य तथा इस तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तब हम निकालेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर जानते हैं कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल एफ अपान ए। जैसा कि आपने पिछले टॉपिक पे ही पढ़ रखा है कि प्रतिबल बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब निकालेंगे इसकी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो बल लगाने से लंबाई में वृद्धि अगर स्मॉल एक्स की हो रही है और उसके पहले जो प्रारंभिक लंबाई थी कितने की है, कैपिटल एल की है, तो एक्स अपान एल को ही हम बोल देते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। यानी कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को हम अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। जानते हैं कि जब हमें अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति मालूम होती है तो हमें उस पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक निकालना होता है। तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक निकालने के लिए हमें सूत्र मालूम होता है कि यंग प्रत्यास्थ गुणांक को सबसे पहले हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो y बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो y का जो सूत्र जानते हैं वो होता है प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बराबर आपने निकाल रखा है कि एफ अपान ए और विकृति आपको मालूम है पहले से ही एक्स अपान एल। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू बन जाएगा एफ अपान ए एक्स अपान एल। तो यह एक व्यंजक हमें मिल गया किसके रूप में, यंग प्रत्यास्थ गुणांक के रूप में। यानी कि इस तार के लिए यंग प्रत्यास्थ गुणांक का हमें व्यंजक मिल गया y इज इक्वल टू एफ अपान ए एक्स अपान एल। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नीचे से एक बल लगाकर खींचा जा रहा है। तो जब बल लगाकर खींचा जा रहा है तो सबसे पहले हमें बल की ही आवश्यकता है, कितना बल लगाकर इसको हम खींच रहे हैं। तो इस व्यंजक में हमें बल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एफ यहाँ है, इसी एफ को हम कहते हैं बल, जो बल नीचे लगाकर खींचा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ से हम एफ की गणना करेंगे। तो एफ की गणना करने के लिए तो पहले हम y को एक्स अपान एल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, या पहले इस व्यंजक को सॉल्व कर लेंगे। और तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू एफ अपान ए और एल है एफ अपान ए, ये पूरे का बटा है, गुणा लगा देंगे और नीचे की बिंदु हम पलट देंगे, एल अपान एक्स बन जाएगा। तो ये सूत्र पूरा बन गया y इज इक्वल टू एफ एल अपान ए एक्स। अब यहां से एफ की गणना करना हमें आसान हो जाएगा। और तो अगर हम एफ की गणना यहां से करेंगे तो सबसे पहले एफ का मान निकालने के लिए 1 कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हो जाएगा एफ एल इज इक्वल टू वाई ए एक्स। यहां से एफ का गणना करना है तो एफ इज इक्वल टू बन जाएगा वाई ए अपान एल इंटू स्मॉल एक्स। यह लगाया गया बल है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं।
जो यह बल लगाया जा रहा है इस तार में खींचने के लिए वही बल है F इज इक्वल टू वाई ए अपान यल इंटू यक्स, समीकरण नंबर 1 है। इसी के आगे यदि हम तार को अनंत सूक्ष्म लंबाई तक और आगे तक खींचते हैं तो मान लेते हैं अनंत सूक्ष्म लंबाई तक खींचने के लिए इसमें dx की वृद्धि हो रही है लंबाई में, ठीक, आगे तक खींचा जाए तब इसमें हम किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो किया गया कार्य के लिए हम क्या करते हैं कि जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अगर विस्थापन मैंने माना है कितना है dx का है तो x मान क्या बन जाएगा dx, और इस छोटे से विस्थापन के लिए हमें बहुत कम कार्य करना पड़ेगा इसलिए हम w को क्या लिख देते हैं dw। यह पूरा कार्य निकालने के लिए हमें इसका समाकलन करना होगा। तो सबसे पहले हम समाकलन दोनों पक्षों का ले लेंगे। समाकलन लेने पर, दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर, तो समाकलन का चिन्ह होता है dw, ये चिन्ह होता है इज इक्वल टू समाकलन ऑफ f dx। समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसको कह सकते हो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx। आपको समीकरण नंबर 1 से f का मान पता है, इस f का मान हम लाके यहां रख देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रल f की वैल्यू मालूम है y a अपान l, x इंटू dx। यह समीकरण बन गया इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन करने के लिए y a अपान l ये हमें कांस्टेंट दिखाई दे रहा है और ये dx फलन है, x के सापेक्ष लिखा है तो x dx ये अंदर रहेगा, इसको कांस्टेंट बाहर कर लेंगे। तो समाकलन ऑफ dw इज इक्वल टू y a अपान l, ये समाकलन के बाहर होगा, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है। इंटीग्रल बचेगा dx dx। तो इसके समाकलन करने के लिए सबसे पहले हमें लिमिट की आवश्यकता है। लिमिट कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिए लिमिट कैसे निकालते हैं। पहले देखिए ध्यान से, जब ये इस तार पर कोई बल नहीं लग रहा था तब तो x में कोई वृद्धि नहीं हो रही थी, यानी कि तब x की मान कितना था 0। जैसे ही इस पर बल लगाकर खींचा गया तो मान लेते हैं लंबाई में वृद्धि कितनी हो जा रही है l की, तो x का मान किसके बराबर पहुंच जा रहा है l के बराबर पहुंच जा रहा है, ठीक। तो इसके लिए ये x बराबर 0 लोअर लिमिट कहलाएगी, ये कौन सी लिमिट कहलाएगी लोअर लिमिट, और x बराबर l क्या कहलाएगी अपर लिमिट। लिमिट हमें मिली क्योंकि हमें यहां से यहां तक कार्य करना पड़ रहा है, इसके लिए सबसे पहले हमें 0 से लेकर के l तक कार्य करना पड़ रहा है, तो इसके लिए ही समाकलन किया जा रहा है। तो इसलिए हमें x का मान 0 मिल गया, x बराबर l मिल गया, x बराबर 0 लोअर लिमिट हो गई, x बराबर l अपर लिमिट हो गई। तो हम लिमिट को रखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू y a अपान l इंटीग्रल ऑफ। अब लिमिट को हम कैसे लिखते हैं, जो लोअर लिमिट है इसको नीचे लिखते हैं, अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं, x dx मिल गया हमें। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो समाकलन करने से पहले हम कुछ समाकलन के बारे में आपको बता देते हैं कि जैसे समाकलन हमें करना है, समाकलन dx का करना है, केवल dx का 1 इंटू dx इसको लिख लेते हैं। तो dx का समाकलन हमेशा क्या होता है x होता है। अगर इंटीग्रेशन हमें x dx का करना है तो यहाँ देख रहे हैं x की एक घात है, तो x dx है, इसके एक घात में एक की और वृद्धि कर देते हैं, एक धन एक, जितना ऊपर घात में वृद्धि होती है उतने हर में ही वृद्धि होती है, तो x पावर 2/2 बन जाएगा ये। इसी प्रकार अगर हमें x पावर n का डेरिवेशन करना है तो मैंने क्या बताया, घात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, जितनी वृद्धि ऊपर होती है उतने हर में भी वृद्धि होती है, तो x पावर n प्लस 1 एक की वृद्धि और नीचे भी एक की वृद्धि। इस प्रकार x पावर n dx का समाकलन बन जाएगा x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो यहाँ सिंपल हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dw मान लेते हैं इसको, तो dw है, इसका समाकलन करना है। जैसे 1 dx का समाकलन x होता है वैसे 1 dw का समाकलन क्या बन जाएगा w बन जाएगा। इस प्रकार से w बराबर y a अपान l, इसका समाकलन करेंगे। x dx दिखाई दे रहा है यहाँ पे, x dx का समाकलन क्या है x स्क्वायर अपान 2। तो x dx का समाकलन करने के लिए हमें x स्क्वायर अपान 2 और इसकी लिमिट कहां से रखेंगे 0 से लेकर के l तक, इसका समाकलन हो गया है। जब इसका समाकलन हो गया है तब हमें क्या करना है लिमिट शो कराना है। लिमिट कैसे शो कराते हैं, तो लिमिट शो कराने के लिए सबसे पहले हम जो यहाँ पे x दिखाई दे रहा है इस पे अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस के साथ
इस यक्स पे 0 रखते हैं लोअर लिमिट, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के साथ रखते हैं इसको। तो लिमिट शो कराएंगे तो W बराबर बन जाएगा y a/l, यक्स पे पहले यल रखेंगे तो बन जाएगा l²/2 माइनस, अब यक्स पे अगर 0 रखेंगे तो 0²/2 यानी कि पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये 0 बन जाएगी। इसलिए इसको और सॉल्व करेंगे तो W बराबर यहां से 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसको बाहर कर लेंगे तो 1/2 y a/l इंटू बचेगा यहाँ पे l²। यह व्यंजक हमें मिल गया है। इस व्यंजक को लिखने का एक तरीका है, वो तरीका को ध्यान से देखिए। तो देखिए W बराबर 1/2 y, पहले हम स्मॉल यल यहां से 1 लेंगे तो स्मॉल यल अपान कैपिटल यल बन जाएगा, ये इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब यहां से एक स्मॉल यल बच रखा है और बचेगा इसमें a बचेगा, लेकिन इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कैपिटल यल से गुणा और कैपिटल यल से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 2 कैपिटल यल दिखाई दे रहा है और एक कैपिटल यल ऊपर दिखाई दे रहा है, तो मैंने एक कैपिटल यल को नीचे लिखा, एक स्मॉल यल को ऊपर लिखा। अभी एक स्मॉल यल बच रहा है तो यहाँ से एक स्मॉल यल को हम एक कैपिटल यल से बाहर कर लेंगे, तो स्मॉल यल अपान कैपिटल यल बचा। अब ये यल बच रहा है और ए बच रहा है, इस यल और ए को यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, ए एल। इसका लिखने का फायदा क्या है, ध्यान से देखिए। तो ये बन जाएगा 1/2 वाई यल अपान यल को हम बोलते हैं प्रतिबल। ये क्या कहलाएगा, प्रतिबल। और ये क्या कहलाएगा, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, विकृति बन जाएगी। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और ये क्या है, प्रारंभिक लंबाई, दोनों का गुणा क्या बन जाता है, तार का आयतन कहलाता है। इसलिए यह सूत्र बन जाएगा W बराबर 1/2 वाई यल अपान यल। मैंने क्या बताया कि यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई को हम बोलते हैं प्रतिबल। तो 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे स्मॉल एल अपान कैपिटल एल क्या है कि लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको हम बोलते हैं विकृति। मैंने क्या बताया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई को बोलते हैं हम तार का आयतन, तार का आयतन। ये किया गया कार्य निकल गया, W बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। मैंने क्या बताया था कि जो किया गया कार्य होता है वही प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, तब W का मान हम U से रिप्लेस कर देंगे। यानी कि तार में स्थितिज प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, इसलिए हम U बराबर W बराबर क्या बन जाएगा, 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति गुणे तार का आयतन। अगर तार का आयतन एकांक है, एकांक आयतन के लिए अगर हमें वैल्यू निकालना है तो तार का अगर एकांक आयतन लेंगे, तार के आयतन को हम 1 कर देंगे तो ये बन जाएगा U बराबर 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति, और तार के आयतन को 1 कर देंगे गुणे 1 का मतलब गुणा करेंगे वही रहेगा, तो U बराबर बन जाएगा 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। रिलेशन पेपर में ऐसे पूछता है, कभी कभी तो ये रिलेशन दे देता है कि ये निकालिए, कभी रिलेशन ये दे देता है एकांक आयतन के लिए निकालने के लिए U = 1/2 गुणे प्रतिबल गुणे विकृति। और एक तीसरा ऑप्शन है इसका, उस तीसरे ऑप्शन को देखते हैं आगे। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको ऊपर से, यहां से इसके आगे हम देखते हैं। तो देखिए इस व्यंजक को एक लिखने का तरीका और है। इस प्रतिबल को हम क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहां से हम प्रतिबल की गणना करें, यक्स अपान यल की गणना करें और प्रतिबल यफ अपान ए की गणना करें तो हमें क्या मिल जाएगा, यक्स यल इंटू यल। यानी कि प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक गुणे विकृति। तो प्रतिबल बराबर निकालेंगे यहां से, जानते हैं कि यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर हो जाएगा, या हिंदी में लिख देते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर जानते हैं प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। अगर इसी सूत्र को हमें यंग प्रत्यास्था गुणांक के रूप में निकालना है तो यहां से हम प्रतिबल का मान निकाल लेंगे। तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा यहां से प्रतिबल
बल बराबर मिल जाएगा हमें विकृति गुणे यंग प्रत्यास्थ गुणांक y। तो प्रतिबल बराबर क्या मिल गया, विकृति गुणे यंग प्रत्यास्थ गुणांक। अब प्रतिबल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विकृति गुणे प्रत्यास्थ गुणांक। तो बन जाएगा सूत्र ये u इज इक्वल टू 1/2 प्रतिबल का मान मालूम है यंग प्रत्यास्थ गुणांक गुणे विकृति। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति गुणे, और आगे से पहले से विकृति उपस्थित है तो विकृति को आगे लिख लेंगे ऐसे। अब ये सूत्र मिल जाएगा हमें u इज इक्वल टू 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्थता गुणांक गुणे विकृति गुणे विकृति, गुणा में घात जुड़ जाती है, यानी विकृति घात 1, विकृति घात 1 कितना बन जाएगी, विकृति पावर 2 विकृति स्क्वायर। यह सूत्र फाइनली सूत्र बन गया, यानी कि किसी तार को खींचने के लिए जो बल लगाया जा रहा है, यही कार्य जो होता है इस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो वह ऊर्जा हो जाएगी u इज इक्वल टू 1/2 गुणे यंग प्रत्यास्थ गुणांक गुणे विकृति का स्क्वायर। तो रिलेशन तीसरा ये हमें मिल गया, यानी कि 3 रिलेशन दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। इन तीनों में से पेपर में तीनों में से कोई भी एक दे सकता है पेपर में हल करने के लिए। इसको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, इसलिए तीनों को हम जानते रहेंगे अच्छे से, हम इसका डेरिवेशन पेपर में आसानी से कर लेंगे। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हमेशा पेपर में जो है डेरिवेशन करने के लिए आता है। तो बस आज के लिए इतना ही है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की आगे वीडियो आती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।